अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक में। मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और रशीद साहब। नाज़रीन, बिलाखिर निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज का आज इत्तफाक हो गया और क़ुरा निकला है बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा अनवारुल हक काकड़ साहब के नाम का, जो 14 अगस्त को अब हल्फ उठाएंगे। राजा रियाज साहब ने कहा है कि वो और वज़ीर आज़म इस बात पर मुत्तफ़िक थे कि जो भी निगरान वज़ीर आज़म होंगे वो छोटे सूबे से होंगे, ताकि छोटे सूबे की महरूमी दूर हो और वो शख्स गैर मुतनाज़ होना चाहिए। अब इस तकर्री पर मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। हमारे पैनल की इस पर क्या राय है ये जान लेंगे और उसके बाद हम ये भी बात करेंगे क्या इस मरहले के बाद इंतखाबात पर कोई पेशरफ्त हो सकेगी। तो यह सब सबसे पहले तो ये बताइए कि बलूचिस्तान से निगरान वज़ीर आज़म का नाम आना ये क्या ज़ाहिर करता है और इस सोच को आप कितना सराहेंगे कि एक निगरान वज़ीर आज़म जो है वो छोटे सूबे से मुंतखब किया जाए? नहीं, पहले तो आप ये देख लें ना कि फैसले जो हैं जो क्या हो रहे हैं, ये जो यहाँ पे फुलझड़ियाँ जो छोड़ी जा रही थी यहाँ मीडिया में और सब कुछ है, वो समदी साहब जो हैं, इसहाक डार का नाम लिया जा रहा था, वो अगले जो हैं क्या वो मतलब सेंसस से क्या कहते हैं खाली हैं कि वो समदी को लगा दें। कोई फवाद हसन फवाद का नाम ले रहा है, कोई जलील अब्बास जिलानी का ले रहा है, पता नहीं कैसे कैसे नाम, जिसका कोई आया उसने सारा अपना हिस्सा डालना है यहाँ पे। इस वक्त हम सब जानते हैं और ये कोई फप्ती कसने वाली बात नहीं है, रियासती इदारे जो हैं उनका डिसाइसिव से है कि रियासत को कैसे चलाना है, तो डिसीजन वहाँ से आना था। तो ये जो राजा रियाज ने और प्राइम मिनिस्टर ने ये फैसला किया है, मतलब उसमें हंसी आ जाती है। और राजा रियाज को तो मैं दाद दूंगा, उन्हें जो कुछ बताया गया होगा उन्होंने मनवान मुस्कुराहट के साथ पेश कर दिया होगा, और जब उनकी तरफ से कोई नाम आया होगा तो जो कह रहे हैं, और शायद हम बाद में डिस्कस करेंगे कि मैं फलाने का इस्टेब्लिशमेंट का आंख का तारा ये रहा हूँ, तो कोई सोच सकता है कि वो ना करें आगे से कि ये है। तो बिल्कुल अच्छा जो चॉइस है काकड़ साहब की, काकड़ साहब अच्छी रिप्यूट के आदमी हैं क्वेटा में, उनका है बैकग्राउंड, उनके वालिद साहब वहाँ के ये किला सैफुल्ला से हैं, क्वेटा वगैरह में प्रैक्टिस करते थे इनके वालिद, और अच्छी मतलब इनकी वो एक रेपुटेशन और तलकात इनके वालिद साहब के थे। सियासत का इनको शौक था, लंदन भी गए कुछ थोड़ी देर और सेनेटर हो गए। सेनेटर भी उसी ज़रिए से हुए जिस ज़रिए से अब निगरान वज़ीर आज़म बने हैं। तो इसका मतलब है कि कम अज़ कम उनकी अक्ल और दानिश की दाद देनी चाहिए, जो कि पाकिस्तानी रियलिटीज़ को समझते हैं। देखिए ना, यहाँ पे खामखा के कई लोग होते हैं वो अलम बगावत उठा लेते हैं बगैर समझे कि यहाँ पे वो रियलिटी क्या है। तो मेरा ख्याल है कि बड़े वो ज़ीरक आदमी अच्छा फैसला आपकी नज़र जो कि नहीं होगा वही जो कि मुशावरत से, मैं ये नहीं कह रहा कि उनको वो डिक्टेशन रोज दी जाएगी कि ऐसा करो ऐसा करो। वो जो आप कह रहे हैं कि इलेक्शन वगैरह कब होंगे, उस पर हम बात करते हैं। इलेक्शन का होगा फैसला रियासती इदारों का। ठीक है, अभी तक इस फैसले को आप सराह रहे हैं कि एक अच्छा फैसला और ज़मीनी हक़ाइक़ को सामने रखते हुए किया गया, लेकिन सलमान साहब, ना हफीज़ शेख, ना इशरतुल इबाद, ना जिलानी साहब बाप पार्टी बाजी ले गए, ये कैसे हुआ? देखें, एक बात तो बड़ी क्लियर कट है कि पाकिस्तान का कोई जर्नलिस्ट और कोई सियासतदान इस नामजदगी से पहले ये क्लेम नहीं कर सकता कि उसने इस शख्स का नाम दिया। कल आपने भी दो नाम दिए थे, लेकिन वो हाँ, मैंने कहा था कि कल इस वक्त तक फैसला हो चुका होगा और फैसला इत्तेफाक राय से होगा। देखें, इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ पर से दर्जनों नाम आते रहे और यहाँ पर हमारे प्रोग्राम में मोहसिन नकवी साहब का भी नाम लिया गया था। ये कोई ऐसी बात नहीं होती, ये रोज़मर्रा बुनियादों पर जिस तरह तरजीहात बदलती है इस तरह सिलेक्शन भी बदलती रहती है। अब आ जाएँ कि अनवारुल काकड़ साहब का और बलूचिस्तान से नामजदगी, ये दूसरे प्राइम मिनिस्टर हैं जो निगरान बलूचिस्तान से आए हैं। और जहाँ तक काकड़ साहब के अपने रोल की बात है, एक तो बात है कि वो रवायती सरदार नहीं है। अच्छा, वो मतवस्त तबके से तल्लुक़ रखते हैं, मजहबी रुझान है, और सबसे प्लस पॉइंट इनका ये है कि बलूचिस्तान के अंदर जो वहाँ पर शिद्दत पसंदी थी, दहशत गर्दी थी, उसके ख़िलाफ़ ये एक पाकिस्तान की तवाना आवाज़ थे। इसीलिए उन्हें 2018 से पहले
بلوچستان حکومت کا ترجمان بھی بنایا گیا. اور ایک بات جو ہم پروگرام میں بھی کہتے رہے اور جن عام تھی کہ اب نئی صورتحال کے اندر جو ایک معاشی پس منظر کا حامل پرائم منسٹر ہوگا اور وہ معاشی پس منظر کا حامل پرائم منسٹر بڑے فیصلے کرے گا, اور یہی اسی وجہ سے یہ تاثر بھی عام تھا کہ شاید یہ گورنمنٹ جو ہے یہ 2 سال تک چلے گی. میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کے حوالے سے تو یہ ایک نیک فعال ہے, یہ شخص سیاستدان ہے. اور وہاں اب آپ اسلام آباد میں دیکھیں, اس سے پہلے جو سینٹ کے چیئرمین ہیں ان کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے اور ان کا تعلق بھی باپ پارٹی سے ہے, اور یہ نگران پرائم منسٹر ان کا تعلق بھی باپ پارٹی سے ہے. تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب باپ پارٹی کا اسلام آباد پہ غلبہ نظر آ رہا ہے, اور آنے والے وقت کے اندر ان کی اہمیت اور بڑھے گی. ایک بات جو بلوچستان کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہاں پر اس میں کوئی شک نہیں, وہاں احساس محرومی ہے. بلوچستان کہتے ہیں چھوٹا صوبہ, بلوچستان چھوٹا صوبہ اپنے رقبے کے اعتبار سے وہ بہت بڑا صوبہ ہے. اور انوار اللہ کاکڑ صاحب کے بارے میں اگر آپ مجھ سے کہیں کہ 2 حرفی تبصرہ یہ ہے کہ یہ وہ پرائم منسٹر ہیں نگران جن کو سیاست کی تائید بھی حاصل ہے اور ریاست کی تائید بھی حاصل ہے. البتہ بڑا سوال ان کے سامنے یہ ہوگا کہ کیا الیکشن جو ہیں وہ فروری مارچ تک ہو پائیں گے. یہ سوال میں ڈسکس کروں گی آگے چل کے, لیکن اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمیشہ اس پروگرام میں کہا کہ جو نگران ہوتے ہیں وہ غیر جانبدار ہونے چاہیے. ایک شخص جس کا تعلق ایک سیاسی جماعت سے ہے وہ کس حد تک غیر جانبدار ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس فیصلے میں جو اچھی بات ہے وہ یہی ہے کہ لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن نے فیصلہ کیا, اور یہ اچھی بات ہے. ورنہ اگر یہ فیصلہ نہ کرتے تو معاملہ جو ہے نا الیکشن کمیشن تک چلا جاتا ہے. یہ فیصلے الیکشن کمیشن کو نہیں جانے چاہیے بلکہ سیاستدانوں کو خود کرنے چاہیے, جو کہ یہی فیصلہ پھر انہوں نے کرنا تھا جو نہیں, لیکن یہ کہ وہ درست نہیں ہے کہ آپ ایک نان الیکٹڈ انسٹیٹیوشن کو سے آپ پرائم منسٹر سلیکٹ کرواتے ہیں, جبکہ ہونا چاہیے تھا کہ پرائم منسٹر اور اپوزیشن کرتے, جو اچھی بات ہے. اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ ان کا جو پولیٹیکل کیریئر ہے وہ کافی محدود ہے, پولیٹیکل ایکسپیرینس بھی لیمیٹڈ ہے اس کا. اس کا ایڈوانٹیج بھی ہے, ڈس ایڈوانٹیج بھی ہے. اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جو بات آپ نے کہی تھی کہ ان کا کسی 2 بڑی پارٹیوں سے تعلق نہیں ہے, اور جو پاکستان کی لڑائی جھگڑا دنگا فساد والی پالیٹکس ہے اس سے ان کا تعلق نہیں ہے. ایک لحاظ سے یہ ایک ایڈوانٹیج بن جاتا ہے ان کا کہ ٹھیک ہے پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے, پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, سینیٹر ہیں, لیکن وہ جو پالیٹکس جس نے پاکستان کو خراب کیا ہے اس پالیٹکس کا حصہ نہیں ہے. تو یہ ایک ان کا ایسٹ ہے. لیکن اس کی یہ ایک ویکنس بھی ہے. ویکنس یہ ہے کہ جب آپ کا پولیٹیکل تجربہ کم ہو اور ایکسپوجر کم ہو تو پرائم منسٹر کے عہدے کو مینیج کرنا اتنا آسان نہیں ہے. چیف منسٹر کا عہدہ بہت چھوٹا عہدہ ہوتا ہے اس کے مقابلے میں, اور پرائم منسٹر کا عہدہ بہت بڑا عہدہ ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے ان کا ریلائنس جو ہے وہ بیوروکریسی پہ اور سیکیورٹی انسٹیٹیوشن پہ بہت زیادہ ہوگا, کیونکہ اس کے بغیر یہ چل نہیں سکیں گے یہ جو ہے. تو اس طریقے سے جو بات کہی جا رہی ہے کہ اس پروسیس میں کچھ جو ریئلٹیز ہیں پاکستان پولیٹکس کی وہ زیادہ ریفلیکٹ ہوتی ہیں. اور ان کے لیے جو اصل چیلنج ہے کہ کیا یہ ایک نان پارٹیزن جو نا کہ میں نے کہا نا پرائم کیئر ٹیکر نان پارٹیزن ہونا چاہیے, اس کا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ کیا وہ ایک نان پارٹیزن حکومت کریٹ کر سکیں گے کیا, یا جو پکڑ دھکڑ کی پالیسی جو ہم پچھلے چند مہینوں سے دیکھ رہے ہیں کیا اس پکڑ دھکڑ کی پالیسی کو کنٹینیو کریں گے. کیونکہ اگر الیکشن کروانا ہے تو پکڑ دھکڑ کی اس پالیسی کے کانٹیکسٹ میں فیئر الیکشن نہیں ہو سکتا. تو دیخنا یہ ہے کہ اس معاملے میں وہ خود فیصلہ کریں گے یا کسی کا ایجنڈا لے کے چلیں گے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں بخوبی احسن طریقے سے اپنے جو معاملات ہیں اور کام جو خدمات ہیں انہیں سر انجام دوں گا. لیکن صافی صاحب ابھی ہم بات کر رہے تھے ایک سیاسی جماعت سے ان کا تعلق ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ کچھ روز پہلے مریم نواز سے بھی ملاقات ہوئی ہے ان کی جام کمال کے ساتھ. تو کیا سمجھا جائے, اس ملاقات کو کس تناظر میں دیکھا جائے؟ دیکھیے, سینیٹر انوار الحق کاکڑ کی تقریباً تمام سیاسی جماعتوں سے اچھے روابط ہے. آپ مریم نواز کی تو بات کر رہی ہے لیکن آپ فواد حسین چودھری صاحب کی اس ٹویٹ کا ذکر نہیں کر رہی ہے جس کی جو
जैसे ये ख़बर आई तो उन्होंने इस तैनाती को खुशाइन करार दिया है। और पीपल्स पार्टी के हवाले में शुरू के दिनों में शुरू के चंद घंटों में ये बात उनकी तरफ से ये आई कि शायद उनको एतराज़ है, लेकिन उनकी अब तर्जुमानों की तरफ से वजाहत की जा रही है कि सेनेटर अनवारुल हक काकड़ को वज़ीर-ए-आज़म बनाने पे उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। सियासी लोग सियासी लोगों से मिलते रहते हैं। बाप पार्टी जो है वो कुछ मुद्दत से पाकिस्तानी सियासत का महवर रही है। सेनेट ऑफ पाकिस्तान हो या आपका तहरीक अदम एतमाद हो, कई मराहल पे इस पार्टी ने अहम किरदार अदा किया है। और कल अयाज साहब बता रहे थे कि कुछ लोगों की जो है आबियारी वो गमलों में होती है, कुछ लोगों की जो है वो किसी सिस्टम में हाइब्रिड सिस्टम निज़ाम के तहत उनकी जो है सियासी वजूद अमल में लाया जाता है। ये तो होता रहता है, उस पर तो बहस ही नहीं है। लेकिन ये मुलाकात जो थी वो भी अहम आप उनको करार दे सकते हैं, लेकिन वो एक मुतहर्रिक शख्सियत के हामिल शख्स हैं और सियासतदान हैं। उनकी तमाम तबक़ात से उनके रवाबित थे। मुझ जैसे छोटे से एक सहाफ़ी से भी उनके जो है बातें और उनकी मुलाकातें और सारी चीज़ें हम उनसे हमारी होती रही है, मुद्दतों से उनसे के साथ शनासाई है। वो बलूचिस्तान के इंसर्जेंसी के हवाले से बहुत ही एक स्ट्रांग स्टांस रखने वाले बलोच और पश्तून रहनुमा थे। जब भी उनसे मैं बात करता कि बलोच नाराज़ बलोचों का मसला किस तरह हल होंगे, तो वो इस पे भी नाराज़ होते। वो कह रहे यार आप दहशतगर्दों को नाराज़ बलोच किस तरह करार दे सकते हैं? अगर जो बंदूक उठाए रियासत के ख़िलाफ़ तो वो नाराज़ नहीं होते, वो एंटी स्टेट एलिमेंट्स होते हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा लगाना चाहिए कि उनकी सोच और अप्रोच जो है वो क्या है, एक बात। दूसरी बात, हम आप ही के प्रोग्राम में प्रोग्राम मुख्तलिफ जो एपिसोड पिछले आप निकाल के देखे, उसमें यही हम तकरार करते रहें कि फ़ैसला जो है वो राजा रियास करेंगे। उनको जैसे ही नाम मौसूल होगा तो ये मसला हल हो जाएगा। आज सुबह प्राइम मिनिस्टर हाउस जाने का मौका मिला, सहाफ़ियों से उनकी एक नशिस्त थी। उसके दौरान हालांकि मैंने कुछ उसके बारे में तहरीर भी किया, फिर उसमें मुझे तरमीम करनी पड़ी जब ये फ़ैसला आया, तो वज़ीर-ए-आज़म साहब को ख़ुद ज़्यादा क्लियर नहीं था कि कब ये फ़ैसला होना है। और उन्होंने ये हत्ता ये कहा कि एक आईनी प्रोसेस है, अभी तो 3 दिन गुजरे हैं, उसके बाद पार्लिमानी कमेटी है, फिर इलेक्शन कमीशन का एक किरदार है, तो उनको ये भी नहीं पता था। और कल भी आपने मुझे बात नहीं करनी दी, कल भी मैं यही गुजारिश करना जा रहा था कि राजा रियास साहब को जैसे ही नाम मौसूल होगा उसी वक्त वज़ीर-ए-आज़म का फ़ैसला हो जाएगा। और आज राजा रियाज साहब को नाम मौसूल हो गया और राजा साहब मेरी तरह इतना लाइलम थे कि उन्होंने ये कहा मीडिया के सामने कि वो एक गैर सियासी शख्सियत है, एक गैर सियासी शख्सियत है। और अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि वो बाप पार्टी के रहनुमा है। दूसरा मरहला है इंतखाबात का इनेकाद, तो अयाज साहब दूसरे मरहले की तरफ पेशरफ्त कब तक मुमकिन हो सकेगी? यार पहले भी कहा है आपसे, ये कोई पूछने वाली बात है। जब ऊपर से देखा जाएगा कि सिचुएशन अब हम कर सकते हैं तब होगा फैसला। इसमें कौन सा मुहिम वाली बात है? इलेक्शन में 2-3 एहतियात जो हैं वो लाजम रखी गई हैं, रखी जाएंगी। एक, कोई अगर नापसंदीदा शख्स है उसकी एंट्री जो है उसका मुकम्मल इंतज़ाम हो के उसका नहीं होना। अब ये मैं फप्ती नहीं कर रहा, ऐसे नहीं कर रहा, पर ये एक रियलिटी है। नापसंदीदा शख्सियत, नापसंदीदा जमात वो कहीं ज़्यादा इफ़ेक्ट इलेक्टोरल प्रोसेस को ना करे, ये चीज़ें होंगी। जब पता चल जाएगा कि हम एक पिछले साल से लेके अब तक सियासी लिहाज से एक बहरानी कैफियत में रहे हैं। बहरानी कैफियत की वजह से मईशत पर बहुत बुरा असर पड़ा है। तो एक किस्म का ये एक हंगामी सूरत हाल पाकिस्तान में है। और इस वक्त जो मामलात जिन्होंने संभाले हुए हैं वो हमें पता है। तो जब उनकी रीडिंग होगी, उनका एस्टिमेट होगा कि ये एहतियात सामने ला के इनको हम बरूएकार ला सकते हैं, इलेक्शन तब होगा। ये जो है कि मार्च में होगा, अप्रैल में होगा, फलाना होगा, नवंबर में होगा, ये बेमानी चीज़ें हैं। हमने ये साबित कर दिया कि इस वक्त
आईन पाकिस्तान, बाकी जो चीज़ें हैं कानून वगैरह, वो भी रियलिटीज़ के ताबे हैं, जो एग्जिस्टिंग रियलिटीज़ पाकिस्तान में उसके ताबे हैं, और उनको देख कर ही रियलिटीज़ को, और जो रियलिटी जो समझते हैं कि हम ही पढ़ सकते हैं, उनका फैसला होगा, इलेक्शन तब होगा। ठीक है। अब आपका क्या ख्याल है कि काकड़ साहब ने फैसला करना है कि नहीं नवंबर में होंगे या दिसंबर में होंगे? लेकिन ऐसी ये बात तो नहीं फैसला है। तो हुआ होगा ना कहीं सलमान साहब, 2023 तो इलेक्शन का साल नहीं, ये तो वाजे हो गया, लेकिन काकड़ साहब का इक़्तिदार कब तक चलेगा? कोई इस पोजीशन में है कि इंतखाबात का बता सके मार्च में होने हैं, 2024 में कब होने हैं? देखिए, पाकिस्तान के अंदर कोई अनोखी चीज़ नहीं होने जा रही। वो जो कहा जा रहा है कि ऊपर वाले और मुहिमा, हाँ ऊपर वालों की मर्ज़ी चलती है, वो सियासी हकीकत है पाकिस्तान की। मुहिमा वाली बात नहीं है, इसलिए नहीं है कि 2018 में तो ये मुहिमा भी नहीं था कि आना किसने है। किसको पाकिस्तान के अंदर नहीं पता था कि ऊपर वालों का फैसला क्या है? क्या कोई मुहिमा था कि किसने आना है? क्या उनके पास अक्सरियत थी पाकिस्तान के अंदर सवाए एक सूबे के? सिंपल मेजॉरिटी भी थी। ये नई बात नहीं होने जा रही। और अनवारुल्लाह काकड़ साहब का आना, इस हवाले से मैं पहले भी कह चुका हूँ, नेक फाल है कि जब हफीज़ शेख का नाम आ रहा था और जिलानी साहब का नाम आ रहा था, और यहाँ पर एक तासर ये बन गया था कि जी IMF का पस मंज़र होना चाहिए, माशी में फैसले होने हैं, 2 साल की टेक्नोक्रेट हुकूमत बन जानी है और आगे की तरफ मामला चलेगा। जो पॉलिटिकल लोग होते हैं वो पॉलिटिकल लोगों से अपना तल्लुक़ कायम रखते हैं। काकड़ साहब के हवाले से एक बात मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान की बड़ी लीडरशिप है, शायद इनके उनसे रवाबत नहीं रहे। अच्छा। और वो रवाबत अब उन्हें रखने पड़ेंगे। मरियम नवाज साहिबा से अगर वो मिले हैं तो अभी वो और लोगों से भी मिलेंगे। वो एक सियासतदान है। और मैं एक बात उनकी और लेकिन अब मिलेंगे ना, लेकिन इस फैसले से पहले मिलना क्या कोई मानी रखता है? इस्लाम, जैसे वो साफ़ी साहब ने कहा है ना, ये एक मुतर्रक शख्स है, इस ऑफिस में भी वो आ चुके हैं। बल्कि मैं ये भी बता दूं कि इनके मीडिया के लोगों से बड़े अच्छे रवाबत रहे हैं। अच्छा। इसलिए रहे हैं कि बलूचिस्तान के अंदर जब शोरश जारी थी, ये शख्स जुर्रत से बात करता था। और सबसे अहम बात, जब हम कहते हैं ना पसमानदा सूबा, तो बलूचिस्तान के जो असल मसाइल हैं, वहाँ जो एहसास महरूमी हैं, वहाँ जो नौजवानों के इश्यूज़ हैं, ये एक नौजवान प्राइम मिनिस्टर है। इसके ये मेरे से 10 साल छोटे हैं, ये 53-54 साल के हैं। अच्छा। तो बात है कि एक नौजवान लीडरशिप से अगर आप ये तवक्को करें कि वो तारीख़ में अपना नाम किसी ऐसे प्राइम मिनिस्टर के साथ लगवाना चाहे जिसकी वजह से पाकिस्तान एक मुश्किल से 2-4 होगा, ये ऐसा शख्स नहीं है। देखिए, हर शख्स को अपनी एक रेपो का एहसास होता है। एक सियासतदान से हम यही तवक्को कर सकते हैं कि जितनी जल्द मुमकिन हो। और वो जो जल्द वाली बात है, आपको याद होगा, मैं तो 2 बार से आपको कह रहा था कि इलेक्शन मुलतवी होंगे और फरवरी मार्च तक होंगे। इस बुनियाद पे कह रहा था कि मरदम शुमारी इशू बनेगी, और उसके बाद हल्का बंदियों का अमल जो है वो 4 माह के अंदर पाया तकमील को पहुंचेगा। मसाइल का सियासी हल सियासत से निकलेगा, सियासतदानों पर एतमाद करना। ठीक है डॉक्टर साहब, आप जस्ट बड़ी खूबसूरती से किया, बहुत चकवाल वाली चढ़ाई आ गई ना ऊपर से। डॉक्टर साहब, आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं इंतखाबात के हवाले से? अब निगरान तो आ गए हैं, इलेक्शन अब फिर कब होगा? नहीं, कोई प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती, क्योंकि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं इसके अंदर, उसकी वजह से ये मुमकिन नहीं है। देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी चल रही है। असूल और कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें तो वो बड़ा वाज़ेह है, लेकिन हमने देखा है इससे पहले भी कि कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर दिया गया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। तो लिहाजा अब अगर कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन हो तो क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है, इलेक्शन उस वक्त होगा जब पॉजिटिव रिजल्ट की उम्मीद होगी। लिहाजा, और ये फैसला प्राइम मिनिस्टर नहीं करता इलेक्शन का, कॉन्स्टिट्यूशनली भी प्राइम मिनिस्टर का तो रोल ये है कि उसकी एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा सियासी माहौल क्रिएट करे जिसमें तमाम सियासी जमातों को जो कम्पीट करते हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। इलेक्शन का फैसला कुछ और लोगों ने करना है, इलेक्शन कमीशन ने करना है, कुछ हमारे रियासती अदारों ने करना है, जिन्होंने सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। सकता, लेकिन फैसला कुछ और लोगों ने करना है। साहब, आपकी नज़र में नई निगरान हुकूमत इंतखाबी अमल को बर वक्त यकीनी बना सकेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं बना सकती। जिस तरह कहा जा रहा है कि ये फैसले कहीं और से होते हैं और वहीं से होंगे जहाँ से राजा रियाज ये नाम निकाल के लाए हैं, या जिनको ये नाम तमाकी दिया गया है, और जिस पे सदर पाकिस्तान ने भी फ़ौरन जो है साइन करके उनकी तैनाती का परवाना जारी किया। ज़ाती जो उनसे जी मैंने कहा, आप तो ये साबित कर रहे हैं किस्मत पूरी निकली है। लॉटरी
किस्मत बुरी निकली है सर। अब और आप इससे अब ज़ाती उनके साथ एक ताल्लुक़ या ज़ाती शनासाई या उनकी मुतहर्रिक शख्सियत होने का जो है ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि हम हर बात को जो है उसको तस्लीम करें या उस पे जो है मुहर तस्दीक सबत करें। वो एक मुतहर्रिक इंसान है, लोअर मिडिल क्लास से उनका ताल्लुक़ है, पढ़े लिखे हैं, 7वीं क्लास में उन्होंने कहानियाँ लिखनी शुरू कर दी। वो पाकिस्तान जिंदाबाद लगाने का नारा लगाने वाला बंदा है, वो बलोच इंसर्जेंसीज के ख़िलाफ़ है, वो तालिबान के ख़िलाफ़ है, वो पेशावर में रहे हैं, वो पेशावर को जानते हैं, वो बलूचिस्तान को जानते हैं, हर चीज़ को जानते हैं। लेकिन ये अब तो मुझे 3 महीने तो क्या 6 महीनों में भी इंतखाबात होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। जो बाप का फ़ैसला है वो फिर बाप ही करेगा। ठीक है, आप कह रहे हैं 6 महीनों में भी आपको इंतखाबात होते दिखाई नहीं दे रहे। हमें प्रोग्राम में आगे बढ़ना और बात करनी है। शहबाज शरीफ साहब कैसी बातें कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि 30 साल से इस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा हूँ और इस पर उन्हें फ़ख्र है। क्यों वो इस तरह की बात कर रहे हैं, इस पर बात होगी इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अय्याज साहब, शहबाज शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने ताल्लुकात पर फ़ख्र महसूस कर रहे हैं और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि आइंदा इलेक्शन जो है वो वोट को इज़्ज़त दो के नारे पर लड़ेंगे। क्या आपको इसमें कोई तज़ाद नहीं नज़र आ रहा? देखिए, इनका बैकग्राउंड तो वही है, ये इस्टेब्लिशमेंट के प्रोडक्ट रहे हैं पूरी फैमिली जो है, और नवाज शरीफ साहब की सियासत भी वहीं से उसने शुरू किया था। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ का सियासत में आकर उनका एक इर्तका भी हुआ था, एक प्रोग्रेस भी हुई थी जब उन्होंने प्रेसिडेंट गुलाम इसाक खान से टक्कर ली, और फिर सबसे बड़ा जब मुशर्रफ साहब के दौर में उनके साथ जो वो हुई और जो कू हुआ अक्टूबर 12 का, उसके बाद जब वो जेल वगैरह में गए और जब वो सऊदी अरब भी गए, तो उस वक्त PML नून और मियाँ नवाज शरीफ ये सिंबल्स ऑफ डेमोक्रेसी समझे जाते थे, ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट समझे जाते थे। वो इनका ब्रेक था। लेकिन तब भी नरम गोशा जो है, जब मियाँ नवाज शरीफ वहाँ सऊदी अरब थे, तो शहबाज शरीफ साहब का एक वो था कि इस्टेब्लिशमेंट से बिगाड़ के नहीं रखनी चाहिए। तब उनके कोई रवाबत मुशर्रफ रेजिम के साथ भी थे। मेरे ख्याल वो रियलिटी को समझते हैं। ठीक है। पर जो मियाँ नवाज शरीफ पॉपुलर लीडर बने, वो इस वजह से बने थे कि उनका जो सियासत है इस्टेब्लिशमेंट से हटकर वहाँ हो, और तभी उसी दौर में हम जैसे लोग भी फख्र महसूस करते थे कि नून लीग के हैं, और हम 2002 का इलेक्शन। शहबाज शरीफ साहब हमेशा मफाहिमत की सियासत को लेकर चले, लेकिन सलमान साहब जाते जाते ऐसी बातें करने का क्या मकसद है? देखें, वो बात जो पाकिस्तान के सियासतदान कहते हुए कतराते और शर्माते हैं, वो बात शहबाज शरीफ साहब ने खुले तौर पे कह दी है। मैं आपसे पूछता हूँ कि आप मुझे पाकिस्तान का कोई एक सियासतदान आप बता दें कि जो मसनद इक़्तिदार पे पहुँचा और इस्टेब्लिशमेंट के रास्ते के बगैर पहुँचा हो। पाकिस्तानी सियासत का अलमिया ये है कि पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस जो हैं वो पाकिस्तानी जो उनकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उससे स्ट्रॉन्ग नहीं करते। वो अवाम के अंदर अपना केस बनाने की कोशिश नहीं करते, वो अवाम की तायीद और हमायत से इस्लामाबाद जाने की कोशिश नहीं करते। वो तलाश करते हैं वही रास्ते जिनका यहाँ पर जिक्र किया गया। और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की बड़ी सियासी हकीकत है, मैं हमेशा से ये कहता आया हूँ। और बात ये कि जब आप एक वक्त ऐसा आता है कि उसी इस्टेब्लिशमेंट के साथ जब आप उसे ये एक आता है कि जी शायद मैं बड़ा पॉलिटिशियन हो गया हूँ, और फिर उसका अंजाम भी ये दुरुस्त आज तर्जिया किया है याद साहब ने, चूँकि उन्होंने तो एक्चुअल अपने आप को जस्टिफाई किया है कि वो किस नवाज शरीफ के साथ क्यों खड़े थे, और ये बात दुरुस्त है। देखिए, बात ये कि पाकिस्तान, मैं हमेशा कहता हूँ, जमहूरी स्ट्रगल के नतीजे में बना है, और ये जमहूरियत के ज़रिए ही इसकी बका और सलामती का दारोमदार है। लेकिन क्या वजह है कि पाकिस्तान के हुक्मरान जो हैं, वो सियासतदान जो हैं, वो अवाम की ताकत पर यकीन नहीं रखते, वो इस्टेब्लिशमेंट की ताकत पर यकीन रखते हैं। और आपने कहा कि जी शहबाज शरीफ साहब ने ये मैसेज ये आपके और मेरे लिए नहीं दिया, ये जिनको दिया है वो बड़ी अच्छी तरह महसूस कर रहे हैं, इसलिए कि आने वाले वक्त के अंदर भी शहबाज शरीफ साहब को हुक्मरान समझा जा रहा है। अच्छा। ये वजह है कि उन्होंने मैसेज उन्हें दिया है जो आए उसी रास्ते से थे, बाद में उन्हीं पर पल पड़े।
تو بات یہ کہ لیکن اب وہ بات یہ بھی نا وہ خود کو کہہ رہے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارا ہوں. جو لیڈر آج جیل کے اندر موجود ہے آج سے 6 ماہ پہلے کیا وہ کس کو پکارتے نظر آ رہے تھے دن دہاڑے کہ میں صرف ان سے بات کروں گا اس لیے کہ انہیں پتا تھا کہ انہیں اقتدار لیکن کہاں سوال سے یہ ملے. نا کیا وہ بھی ان کو آنکھوں کا تارا سمجھتے ہیں یا شہباز شریف صاحب خود کو اپنے تئیں سمجھے جا رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب سے جانوں گی اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب سوال آپ سے کیا تھا یہ شہباز شریف صاحب کی محبت یک طرفہ ہے یا دو طرفہ محبت چل رہی ہے؟ دیکھیے دو طرفہ تو نہیں ہوا کرتی. جو بھی ریاستی ادارے ہوتے ہیں بیوروکریسی ہو جوڈیشری ہو وہ دو طرفہ نہیں ہوتے. وہ ایشو اورینٹڈ ان کا ریلیشن شپ ہوتا ہے, ٹاسک اورینٹڈ ریلیشن شپ ہوتا ہے. یہی انسٹیٹیوشن کی خوبی ہوتی ہے. دیکھیے اصل میں بات یہ ہے کہ جس ملک میں سیاسی ادارے ویک ہوں اور عوامی سپورٹ لیڈروں کو حاصل نہ ہو, اور عوامی سپورٹ میڈیا میں اشتہارات سے نہیں ہوتی, وہ عوام کے مسائل حل کرنے سے ہوتی ہے. تو اس صورت میں پھر آپ سہارے ڈھونڈتے ہیں, تو یہ سہارے ڈھونڈے جا رہے ہیں. تیسرا فیکٹر اس کا یہ ہے کہ آئندہ کی پالیٹکس ان کے خیال میں ہے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ ایک پارٹی تو فارغ کر دی گئی ہے, اسٹیبلشمنٹ فارغ کرنا چاہتی ہے, لہٰذا ان کا خیال ہے کہ پی ایم ایل این اگلے الیکشن میں جب بھی کبھی الیکشن ہوئے آگے آئے گی. تو وہاں پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ ایک سے زیادہ ہیں پی ایم ایل این میں. تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہوئی تو ان کے آئندہ پرائم منسٹر بننے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. باقی دو جو دوسرے کینڈیڈیٹ ہیں وہ پھر سائیڈ لائن ہو کر دیے جائیں گے. اچھا نہیں, وہ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ میں آنکھوں کا تارا ہوں, لیکن ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جب بھی الیکشن ہوئے ہماری حکومت ہوئی تو کینڈیڈیٹ جو وزیر اعظم کے وہ نواز شریف صاحب ہوں گے. نہیں, وہ کہنا اور چیز ہے. پالیٹکس میں کہتے بہت کچھ ہیں, کرتے کچھ اور ہیں. تو یہ نا باتوں پہ نہ جائیں, دیکھیں کرا کیا ہے, وہ اس سے حساب سے دیکھے گا. تو وہ آئندہ مستقبل کی سیاست کو بھی دیکھ رہے ہیں, تجربے کار ہیں, حقیقتوں کو سمجھتے ہیں, اور یہ بھی پتہ ہے کہ عوام کی سپورٹ کس کے ساتھ ہے, اور یہ بھی پتہ ہے کہ عوام کی سپورٹ کے بغیر بھی پاکستان میں کامیاب ہو سکتے ہیں آپ. تو اس لیے یہ آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ اسی راستے سے کامیاب ہو سکتے ہیں. لیکن صافی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئندہ انتخابات میں ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لے کر چلیں گے. تو کیا آپ کو لگتا ہے نون لیگ میں اب بھی سٹینڈ کرتا ہے یہ نعرہ؟ دیکھیے یہ اس حوالے سے تو میری علم میں کوئی بات نہیں ہے کہ ووٹ کو عزت دو کے نعرے کے ساتھ مسلم لیگ نون میدان میں اترے گی. ظاہر ہے یہ ہم سب پاکستانی یہی چاہتے ہیں کہ پارلیمانی اور جمہوری اقدار کی جو ہے اس کی قدر کی جائے, اس کی جو ہے اس کو آنر دی جائے. لیکن اس دفعہ تو مسلم لیگ نون کے پاس اور بہت سارے نعرے موجود ہیں, معیشت کے حوالے سے, آئی ایم ایف کے سٹینڈ بائی معاہدے کے حوالے سے, 13-14 اتحادی جماعتوں کو 15-16 مہینوں تک کامیابی سے چلانے کے حوالے سے. تو یہ ساری چیزیں تو ان کے پاس اور بہت سارے نعرے موجود ہے. تو میرے خیال میں اس دفعہ تو یہ چیز جو یہ نعرہ اگر شامل ہو, آپ کی جو معلومات شاید بہتر ہو مجھ سے, لیکن اگر یہ نعرہ ہو بھی تو اس کی زیادہ وقت اس لیے بھی نہیں ہے کہ ووٹ جب لینے جائیں گے تو جب آپ کو ووٹ پڑیں گے تو تب آپ ووٹ کو عزت دلوائیں گے. جب تک آپ کو ووٹ پڑے نہ ہو تو اس سے پہلے آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں. نگران وزیر اعظم جو ہے آپ کی مشاورت سے وزیر اعظم بنے ہیں, آپ کی 16 ماہ کی حکومت رہی ہے, آپ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے آنکھ کا تارا ہے, تو پھر آپ کس سے آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ پہلے تو جو ڈیمانڈ تھی نواز شریف صاحب کی ووٹ کو عزت دینے کا, اس کا تو ایک پس منظر تھا. آنے والے دنوں میں ووٹ کو عزت دو کا نعرہ جو ہے میرے خیال میں زیادہ نہیں چلنے والا. البتہ مسلم لیگ نون کے ساتھ اپنی انتخابی مہم چلانے کے لیے بہت سارا کچھ ہے. سائفر کا معاملہ ہے, ایک سابق وزیر اعظم جیل میں ہیں, آپ تو شخانہ کو لے کے چل سکتے ہیں, بیرونی ممالک کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنے کا نعرہ ہے. بتائیں نا سر, آ جائیں گے, جلدی آ جائیں گے. آپ کو جو ہے میرے خیال میں تھوڑا سا صاحب آج آپ کی ملاقات ہوئی ہے, آپ کے ہاؤس گئے تھے آج, تو وہاں آپ نے پوچھا نہیں کہ بڑے بھائیا کب تشریف لا رہے ہیں اور اس طرح کی باتیں وہ کیوں کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے؟ جی, انہوں نے کہا جیسی انتخابی شیڈول کا اناؤنسمنٹ ہوگی تو نواز شریف صاحب تشریف لے آئیں گے, اور ایاز صاحب کو فی الوقت جو ہے شہباز شریف صاحب اویلیبل ہے, وہ لاہور چلے گئے ہیں.
تو چکوال سے زیادہ دور نہیں ہے. قبلہ کے یقینی زیر طور قیادت پر جائیں. پہلی فرصت ویسے میں نواز ایاز شریف صاحب صاحب جب کو آئیں گے، ضرور جو ہے شرف صاحب جب نواز شریف ملاقات صاحب آئیں گے تو ہم بخشیں گے. استقبال کے لیکن لیے ایاز تیار صاحب ہوں گے. کی زیادہ خواہش یہ ہے کہ ان کی ملاقات جو ہے اپنے پرانے دوست نواز شریف صاحب سے ہو، تو اس کے لیے لندن جانا پڑے گا اور ایاز صاحب کے ساتھ ویلڈ لندن کا ویزا ضرور ابھی آپ موجود کہہ رہے ہیں ہوگا. مستقبل قریب میں تو میرے خیال چانسز میں نہیں ہے کہ وہ کی- لندن والے ابھی واپس آئیں. انتخابی شیڈیول کا اعلان ہوگا پھر ان کی واپسی کے چانسز بنتے نظر آئیں گے. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. ہمیں اجازت دیجیے. آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.